सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आप सब अपने रेडियोलॉजी आर्चिवर चैनल में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बन रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लास्ट टाइम हमने किया था टंग के बारे में। टंग के बारे में बात की थी, अपना एक छूट गया था पैलेट के बारे में आज पहले आपको बता देता हूँ। एक रफ सा डायग्राम बनाया पैलेट का। ये देखो, जो ब्लू कलर में लाइन है ये वाली, ये अपने हार्ड पैलेट की बनाई है। जो ब्लैक दिखा रखा है ये दांत अपने। उसके पीछे जो रेड में है ये फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है, ये नीचे यूविला होता है, इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो अपना पैलेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट अपना पूरे पैलेट का 2/3 हिस्सा होता है, और सॉफ्ट पैलेट होता है 1/3। ज़्यादा हिस्सा अपना हार्ड पैलेट का होता है, सॉफ्ट पैलेट का अपना 1/3 होता है। अब क्या चीज़ होती है पैलेट, हार्ड पैलेट क्या होता है, बात करते हैं पैलेट की। हार्ड पैलेट क्या होता है? हार्ड पैलेट है ना अपना, पहले हमने बात भी की होगी, जैसे नेजल कैविटी का फ्लोर है। नेजल कैविटी का फ्लोर कौन बनाता है? पैलेट बनाता है, पैलेटाइन बोन होती है। अब देखो ये लिखा है, पैलेट फॉर्म द आर्च्ड रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। ये क्या है? ये पैलेट है ना, ओरल कैविटी की रूफ बनाती है। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी को बता रहा है, माउथ है अपना, अंदर इसमें ऊपर वाला हिस्सा होगा अपना रूफ होएगा। ये तो ओरल कैविटी की इसने क्या बना दिया? रूफ ऑफ ओरल कैविटी, ये छत बना दी ओरल कैविटी की। एंड फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, और फ्लोर बना दिया, एंड फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का फ्लोर बनाएगी। अब देखो मुंह खोला, देखा ऊपर की तरफ होता अपना ये हार्ड पैलेट। ओरल कैविटी का हार्ड पैलेट क्या बनाएगा? ओरल कैविटी की तो बनाएगा रूफ। और नेजल कैविटी के बिल्कुल नीचे होता है हार्ड पैलेट। नेजल कैविटी क्या बनाता है? ये अपना फ्लोर बनाएगा नेजल कैविटी का। अब ये थोड़ा सा इसमें दिखा रखा है, ये अपने दो होते हैं पैलेट, एक हार्ड पैलेट एक सॉफ्ट पैलेट। टू थर्ड पार्ट होता है हार्ड पैलेट, ये 1/3 पार्ट होता है। अब ऐसे बताने से आपको समझ में आ रहा होगा हार्ड पैलेट क्या है, सॉफ्ट पैलेट क्या है। अब हार्ड पैलेट की बात करें, किस बोन से मिलकर बना होता है? हार्ड पैलेट है ना अपना, ये मैक्सिला है इधर। हार्ड पैलेट जो अपनी ओरल कैविटी का होगी रूफ, और ओरल कैविटी की रूफ बनाती है पैलेटाइन बोन से, और ये साथ में मैक्सिला की होती है पैलेटाइन प्रोसेस। मैक्सिला हार्ड पैलेट ऊपर से मैक्सिला कवर करता है। एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ टीथ की भी इसी में होती है, जहाँ का मैंने बताया था, जिसके अंदर अपने दांत फिट होते हैं, जहाँ में मैक्सिला में, अपर मैक्सिला में, उसको एल्वियोलर बोलते हैं। एल्वियोलर में अब ये मतलब हो गया इसका, हार्ड पैलेट है, बनाता अपना ओरिजोनटल प्रोसेस पैलेटाइन बोन की। एंटीरियर और लेटरली, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से, लेटरली मतलब बाहर की तरफ से। एंटीरियर और लेटरली ये क्या एल्वियोलर प्रोसेस से बाउंड होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये देखो एक डायग्राम में मैंने एक छोटा सा ब्लैक दिखा रखा है, ये थोड़ा सा अलग कलर का बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये नीचे वाला जो ड्रॉ किया है, ये इंसिसिव फोसा है। इस इंसिसिव फोसा के बारे में बात करेंगे। इंसिसिव फोसा क्या होता है? इसको इंसिसिव फोरामेन भी बोल देते हैं। ये इसमें से इंसिसिव कैनाल निकलती है, इसमें से। ये क्या हो गया? जो अपने इंसीजर कैनाइन है, इंसीजर आपने, इंसीजर के बिल्कुल पीछे, इंसीजर के जस्ट पीछे अपना इंसिसिव फोसा होता है, जिसमें से अपनी कैनाल निकलती है। कौन सी कैनाल निकलती है अपनी? जिसमें से अपनी इंसिसिव कैनाल निकलती है। ये कैनाल आगे दिस कैनाल ट्रांसमिट टू नेजोपैलेटाइन, नेजोपैलेटाइन को ट्रांसमिट करती है। अब देखो पैलेट अपना हार्ड पैलेट है, फ्लोर बना रहा है इसका, रूफ बना रहा है अपना नेजल कैविटी का।
तो नेजोपैलेटाइन नर्व को ट्रांसमिट करता है ये इंसिजो कैनाल है ना, ट्रांसमिट नेजोपैलेटाइन नर्व एंड द स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, ये इनको ट्रांसमिट करता है। इसके बाद बात करते हैं इधर थर्ड मोलर, 1 2 3 इधर होते हैं इंसिजर होते हैं, इंसिजर के बाद कैनाइन होते हैं, कैनाइन के बाद प्रीमोलर होते हैं, मोलर के बाद प्रीमोलर के बाद होते हैं मोलर। थर्ड मोलर से अंदर की तरफ मतलब मीडियली, थर्ड मोलर से मीडियली क्या होता है, पैलेटाइन फोरामेन होता है। ये क्या करता है, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और वेसल्स निकलते हैं इससे, पैलेटाइन कैनाल से, इधर से इधर कुछ सेंटर में 2 में डिवाइड होता है, लगभग इधर वाला सिमेट्री में होती है अपनी बॉडी, आप सभी को पता है। ये क्या करता है, ये ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है और वेसल है, इमर्ज करते हैं इससे पैलेटाइन कैनाल से। अब बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। ये अपना सॉफ्ट पैलेट है, ये वाला हिस्सा जो रेड में बना हुआ है, ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब फाइबर से और मसल से मिलकर बना होता है सॉफ्ट पैलेट। ये अपना हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियरली हार्ड पैलेट हो गया। ये हार्ड पैलेट अपने आगे की तरफ, पीछे की तरफ जो फाइब्रोमस्कुलर चीज होती है इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट सॉरी। और ये एक थोड़ा सा इसमें से उभरा हुआ हिस्सा दिखा रखा है, इसको बोलते हैं यूविला, इसको बोलेंगे हम यूविला बोलेंगे। अब ये क्या मूवेबल होता है, ये तो देखो हार्ड पैलेट है ना अपना, हार्ड पैलेट अपना मूवेबल नहीं होता, और इसको अपर जा भी बोल सकते हैं। जैसे अपर जा में है ना, अपनी अपर जा कभी मूव नहीं करती, हमेशा अपनी लोअर जा मूव करती है। कभी आप देखोगे अपर जा ऊपर नीचे नहीं होती है, अपनी लोअर जा ही होती है। अब ये पीछे वाला हिस्सा है जो सॉफ्ट पैलेट है, ये मूवेबल होता है अपना। बात करते हैं अब सॉफ्ट पैलेट की शेप क्या है। सॉफ्ट पैलेट कोनिकल शेप का होता है, ये तकरीबन ये कोनिकल शेप है, गोल आकार बोल देते हैं, सॉफ्टी वाली शेप भी बोल देते हैं। फिर इसकी मसल्स की बात करते हैं, मसल्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी 5 मसल होती हैं। अब सॉफ्ट पैलेट की मसल की बात करें थे, 5 मसल होते हैं, लेवेटर पैलेटाई, टेंसर पैलेटाई, पैलेटोग्लोसिस, पैलेटोफेरेंजियस और मस्कुलर यूविला। ये 5 मसल होती है अपने, ये 5 मसल होगी अपने सॉफ्ट पैलेट की। ये पांचों की पांचों मसल आपको याद रखनी है, कौन कौन सी 5 मसल होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम नर्व ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। ये सॉफ्ट पैलेट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं। ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व, ये सेंसरी में आता है। सेंसरी को कौन कौन सप्लाई करती है, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व। फिर इसके बाद आती है मोटर को सभी मसल्स हैं जो ऑल मसल ऑफ पैलेट और इनर्वेटेड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सिस। फेरेंजियल प्लेक्सिस से सारे की सारी नर्व सप्लाई होती है इसकी मोटर की, जो कि बाय क्रेनियल पार्ट ऑफ द एसेसरी एंड वैगस नर्व। जो क्रेनियल पार्ट है एसेसरी और वैगस नर्व का, कि मोटर को सारे के सारे मसल्स को मोटर वाली पैलेटाइन को करती है फेरेंजियल प्लेक्सिस करती है। अब एक बता रहा है इससे पहले टेंसर पैलेटाई एक मसल है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसको वैगस नर्व द्वारा एसेसरी नर्व द्वारा सप्लाई नहीं मिलती, इसको मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई मिलती है। आपने याद रखना है ये सारे के सारे जितने नर्व सप्लाई हैं हार्ड पैलेट की, इसकी पैलेट की किससे होगी सप्लाई, फेरेंजियल प्लेक्सिस से सप्लाई होगी। इसके बाद जो टेंसर पैलेटाई है, एक मसल है टेंसर पैलेटाई, इसको सप्लाई करते हैं मैंडिबुलर नर्व। ये एक्सेप्शन है, इसको आपने सभी ने ध्यान रखना है। अब बात करेंगे टंग के बारे में। पहले हमने टंग की सारी डिटेल पढ़ ली थी, लेकिन टंग का कुछ हिस्सा रह गया था, टेस्ट वर्ड के बारे में बताना रह गया था। अब टेस्ट वर्ड के बारे में सारा कुछ डिस्कस करते हैं हम। अब टंग की पहले की बात करेंगे। ये 4 टाइप के होते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं पेपिले कंसिस्ट ऑफ लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम एंड कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये छोटे से पेपिले के बारे में बता दिया, कंसिस्ट ऑफ लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम एंड कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं इन चारों के बारे में। फिलीफॉर्म, ये होगा फिलीफॉर्म पेपिले अपना। ये क्या है, मोस्ट न्यूमरस पेपिले होता है, मतलब ऊपर से है ना, ये ऊपर से ऐसे तीखा सा होता है, मोस्ट न्यूमरस पेपिले होगा। और ये स्मॉल होता है, सबसे कोनिकल शेप में होता है, ये सबसे स्मॉल होता है, कोनिकल शेप में होता है। कोनिकल शेप का आप सभी को पता लगेगा क्या कोनिकल शेप होती है। और इसकी एपिथेलियम है ना, केराटिनाइज से कवर होता है, ये केराटिनाइज्ड होते हैं। इसके अंदर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते फिलीफॉर्म के अंदर। क्या गया, मोस्ट न्यूमरस हो गया, ठीक है। और इसकी एपिथेलियम केराटिनाइज होती है। केराटिनाइज का मतलब है एक केराटिन की लेयर होती है। केराटिन बेसिकली एक प्रोटीन होता है, अगर इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है केराटिन की, ठीक है। इसमें कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। फिर इसके बाद बात करते हैं हम फंगीफॉर्म पेपिले की। ये देखो फंगीफॉर्म पेपिले का ऊपर वाला हिस्सा ये राउंड है, ऊपर वाला हिस्सा फंगीफॉर्म का राउंड है। और ये है ना अपना टंग के, ये देखो ये बनाती है टंग, ये टंग के एपेक्स पे यहाँ और थोड़े लेटरल मार्जिन पे इधर, ये टंग के एपेक्स पे और लेटरल मार्जिन पे होते हैं अपने फंगीफॉर्म पेपिले। इनमें टेस्ट बड होते हैं, ये देखो ये दिखा रखे हैं मैंने, टेस्ट बड दिखा रखे हैं, ये टेस्ट बड जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं, ये टेस्ट बड है अपने। अब एक फंगीफॉर्म पेपिले के अंदर 0 से लेके 30 तक, 0 से लेके 30 तक अपने टेस्ट बड होते हैं। और एक टेस्ट बड के अंदर 300 के आसपास टेस्ट सेल होते हैं। याद रखनी है, 0 से लेके 30 तक अपने टेस्ट बड होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले में। और एक टेस्ट बड के अंदर 300 तक अपने टेस्ट सेल होते हैं जो टेस्ट करते हैं खाने को। अब देखो इसकी जो एपिथेलियम है ना, इसकी एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड होती है, मतलब प्रोटीन की लेयर में होती है। अगर प्रोटीन की लेयर होगी, मान लो ये अपने पेपिले होगी, टेस्ट बड होगी, ये बिल्कुल स्किन के पास है, अगर इसके ऊपर एक लेयर और बना दो प्रोटीन की ऐसे, तो टेस्ट ही नहीं पता कर पाएंगे कौन सा टेस्ट है, कैसे टेस्ट आ रहा है। इसलिए ये नॉन केराटिनाइज होते हैं। ये टेस्ट का काम करते हैं। ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, टंग के लेटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, ये अपने फंगीफॉर्म पेपिले, ठीक है। और फंगीफॉर्म पेपिले के बाद आता है अपना सर्कुम। अच्छा इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, इसमें शावर साल्ट सारा कुछ अपना टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली है ना ये अपने सारे के सारे कर लेते हैं टेस्ट, ये इसके अंदर है। ये स्पेशली अपना शावर को या बिटर टेस्ट को पहचानता है सर्कुलेट पेपिले। इसके बारे में बता दिए, कैसी इसकी शेप है, क्या है इसमें, कैसी इसकी लेयर है। इसकी लेयर केराटिनाइज्ड है, नैरो होते हैं ऊपर से, न्यूमरस पेपिले होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते। फंगीफॉर्म में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ऊपर से गोल होते हैं और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं सर्कुलेट की। सर्कुलेट ये सबसे बड़ा होता है सर्कुलेट पेपिले, और ये रो में प्रेजेंट होता है। और टंग में आपने देखा होगा इधर ऐसे करके डायग्राम है, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनल्स। इसके आगे इसके एंटीरियर साइड पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं रो में ये वाले पेपिले अपने सर्कुलेट पेपिले। और इनकी लेयर में, इनकी वॉल के अंदर है ना, ये देखो इधर ऊपर की तरफ प्रेजेंट नहीं होते अपने टेस्ट बड, ये इधर साइड में इनकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड सर्कुलेट की। ये भी ये बिटर और शावर, खट्टा और कड़वा टेस्ट को ना ये बड़े अच्छे से पहचानते हैं ये वाले पेपिले। ये सर्कुलेट पेपिले हो गया अपना। फिर इसके बाद आ गया अपना फोलिएट पेपिले। फोलिएट पेपिले क्या होता है, फोलिएट पेपिले ह्यूमन बीइंग में रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्प विकसित होता है, किसी में हो जाता है किसी में नहीं होता है। ये पीछे वाले हिस्से में होता है, टंग के पोस्टीरियर एंड पे होते हैं टंग के फोलिएट पेपिले। उम्मीद कर आपको ये सारे के सारे पेपिले समझ में आगे हो गए, किस में टेस्ट बड है किस में नहीं है,
किसकी कौन सी लेयर है, ये अपना रूडिमेंट्री है। मेन अपने तीन हो गए, फीलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कुलेट। टेस्ट बड अपने है ना बैरल शेप के होते हैं। जब इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम टेस्ट बड को, ये प्याज जैसे दिखेंगे, जैसे प्याज का छिलका उतारने के बाद है लेयर होती हैं, ऐसे लेयर में दिखते हैं बैरल शेप, और प्याज के छिलके जैसे मतलब प्याज के जैसे होते हैं लेयरिंग में अपने टेस्ट बड। और इसके अंदर टेस्ट बड के अंदर अपने टेस्ट सेल होते हैं। और सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है, ये 0 से 30 बोला था मैंने, 0 से 20 तक होते हैं, 0 से 20 तक होते हैं, और 300 तक अपने टेस्ट सेल होते हैं। और टोटल अपने अंदर 2000 से 8000 टेस्ट बड होते हैं। अब बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। फेरिंग्स अपना लेरिंग्स के पीछे की साइड होता है। फेरिंग्स अपना लेरिंग्स की पीछे की साइड होता है, और एक मस्कुलर ट्यूब होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है फेरिंग्स अपना। ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, 13 सेंटीमीटर अपनी लंबी होती है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। 13 सेंटीमीटर तो लेंथ होगी, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। फिर नीचे आके ये ऊपर अपना लेरिंग्स के पीछे से स्टार्ट हो रही है, नीचे आके ये सबसे नैरो हो जाती है अपने जीआईटी ट्रैक की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जीआईटी ट्रैक को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की सबसे नैरो हिस्सा होता है ये नीचे से। क्या गया, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, मस्कुलर ट्यूब है, 3.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होगी है। लोअर पार्ट इसका नैरोस्ट, सबसे नैरो होता है अपनी पूरा जीआईटी ट्रैक में। अच्छा, अब बात करते हैं कहाँ से कैसे कहाँ तक आती है। अपने फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, एक थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद आता ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद आता हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को हम लेरेंजोफेरिंग्स भी बोल देते हैं। ये पीछे वीडियो मैंने पूछा था कि अपना मैंने 2 के नाम बताने, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, तीसरे वाले का नाम बताना। एक स्टूडेंट ने बताया था सर लेरेंजोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, अभी वो भी ठीक है। 3 पार्ट हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। अब इनकी बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक कैसे क्या पहले होते हैं, डिटेल वाइज इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेजोफेरिंग्स के बारे में। नेजोफेरिंग्स की बात करते हैं, इधर है ना अपना ये अपना नेजोफेरिंग्स। आगे की तरफ होती है नेजल कैविटी, यह नेजल कैविटी अपनी क्या हो गया, एंटीरियरली मतलब आगे की साइड से, आगे की साइड से क्या हो गया, नेजल कैविटी हो गया। आगे की साइड से नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे वाला हिस्सा जो वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, ओरोफेरिंग्स पे। आपने याद रखनी है कहाँ से कहाँ तक होता है ये। इसका आगे वाला हिस्सा होता है नेजल कैविटी में, ठीक है, और नीचे वाला ओरोफेरिंग्स तक पहुंचता है। अब इसका काम क्या होता है नेजोफेरिंग्स का, हवा आ रही है, जैसे ऑक्सीजन आ रही है, एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से, वो इसके अंदर जा रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है अपना। नेजोफेरिंक्स सबसे पहले बात है अपना रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। अब नेजोफेरिंक्स की जो अंदर वाली लाइन है ना, ये सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम से बनी होती है। इसमें क्या होता है सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम में, ऐसे करके ये कॉलम से बने होते हैं, और ये बेस होता है, ये कोलुमिनर होते हैं, ये सीलिया होती है, ठीक है। इसकी क्या है, अंदर से सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम से बने होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं ना अपने सीलिया, ये सीलिया म्यूकस को इधर ऊपर नीचे लेके जाने मदद करते हैं। ये म्यूकस को ऊपर नीचे लेके जाने में मदद करते हैं सीलिया, ठीक है। इसके बाद ये अपना थोड़ा सा इसका नेजोफेरिंक्स को, ये जो सीलिया है ना, सीलिया नेजोफेरिंक्स को क्लियर करने में भी मदद करता है हमारी।
नेजोफेरिंक्स को क्लियर करने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं आगे से कम्युनिकेट कहाँ से करती है, पीछे से कम्युनिकेट कहाँ से करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, आगे से बता दिया है। फिर बात करते हैं नेजोफेरिंक्स क्या है ना, लेटरल ओपनिंग। ये नेजोफेरिंक्स है, ये मैंने लेटरल हिस्सा ही बना रखा है। इसमें एक ट्यूब होती है, इसके लेटरल ओपनिंग में एक स्टेन ट्यूब होती है। वो क्या करती है, वो कान के मिडल से निकलती है, कान के मिडल से निकल के नेजोफेरिंक्स तक जाती है स्टेन ट्यूब। आप सभी ने याद रखनी है, एक स्टेन ट्यूब होती है जो कान के बीच से निकल के यहाँ तक जाती है। नेजोफेरिंक्स का काम क्या है, प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है, वहाँ भी कान के अंदर भी और यहाँ के अंदर भी इक्वलाइज करना होता है प्रेशर को, प्रेशर मेंटेन करके रखती है नेजोफेरिंक्स। और जो अपना ईयर का फ्लूइड है, ईयर का फ्लूइड भी ड्रेन होता है इसी के अंदर, अपना नेजोफेरिंक्स के अंदर स्टेन ट्यूब होगी जो कान के बीच से निकलती है, यहाँ तक होती है। इसका काम क्या होता है, इन दोनों के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। और जो ईयर का फ्लूइड है, ईयर के फ्लूइड को भी ड्रेन करता है नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स में ड्रेन होता है। फिर इसके बाद करते हैं नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल की। अब बात करते हैं हम नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल की। ये क्या है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया। जो अपने टॉन्सिल होते हैं ना, नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से मदद करता है हमारा बॉडी में घुसने से, वायरस और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्रिप्ट होते हैं, CRY क्रिप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे, आप डायग्राम में देखो छोटे छोटे डॉट होते हैं जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। टॉन्सिल का सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई भी चीज़ आएगी इसको ट्रैप कर लेगी और अंदर नहीं जाने देगी, डिफेंस का काम करते हैं अपना। ये इनको एडिनोइड बोलते हैं। जब अपना ये टॉन्सिल है ना, जब टॉन्सिल अपने बड़े हो जाते हैं, पैथोलॉजिकली बड़े हो जाते हैं, तो इनको एडिनोइड बोलते हैं। एडिनोइड 6 साल से 20 साल तक प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स, नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, कहने का मतलब है बच्चों में अच्छे से डेवलप होते हैं। अब इसका फंक्शन बता रहा था मैं, एयरवे का और रेस्पिरेटरी में काम आता है, साथ के साथ ये अपना ना स्पीच में भी काम आता है, वॉइस बॉक्स के तौर पे अपना स्पीच में भी काम आता है। ये अगर अपना नेजोफेरिंक्स ब्लॉक हो जाए, इधर कुछ रुक जाएगा, कैसे भी ब्लॉक हो गया तो आवाज़ अपनी सही नहीं आएगी। क्या रेजोनेंस बॉक्स का काम करता है और क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है अपना नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होते हैं। अब बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स की बात करते हैं, ये आ गया अपना ओरोफेरिंक्स। ये ओरोफेरिंक्स कहाँ पे होता है, इधर अपनी बकल कैविटी होती है, देखो नाक है, नाक के नीचे बकल कैविटी होती है, आपको पता है सबको, ठीक है। नाक के नीचे बकल कैविटी है, एंटीरियरली इसके बकल कैविटी हो गया। फिर पीछे की तरफ अपना क्या हो गया, एंटीरियरली एक तो बकल कैविटी हो गया है। फिर ये नीचे जाके हाइपोफेरिंक्स में जाके मिल जाता है। और ये क्या है, इधर अपना ये तो क्या अपना, इधर लेरिंग्स भी होता है अपना, ठीक है, इधर लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के पीछे भी होता है। ये एक तो बक्कल कैविटी से मिल्स के बना होता है आगे वाला सेंट्रली पार्ट, नीचे जाके हाइपोफेरिंक्स से जाके जुड़ जाता है। ये अपना ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये है, ये एयर को भी आने देता है, ट्रेकिया में जाती है, और ये अपने बक्कल कैविटी से फूड भी जाता है इसके अंदर। फूड का और इसका एयरवे का दोनों का काम करता है अपना ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स अपना दोनों का काम कर देता है। और ये भी अपना स्पीच में हेल्प करता है, ओरोफेरिंक्स भी अपना स्पीच में मदद करता है। अब आ गया लेरेंजोफेरिंक्स। लेरेंजोफेरिंक्स के नाम से ही पता लग रहा है, लेरिंग्स के पीछे होता है, सिचुएटेड बिहाइंड लेरिंग्स। इट्स सिचुएटेड बिहाइंड अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस के अपर बॉर्डर से लेके टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज,
क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा था पहले, जब हम किसके लेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये एपिग्लोटिस से लेके लोअर मोड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज तक होता है अपना, ठीक है। अच्छा, इसकी लेटरल वाल में, लेटरल वाल ऑफ लेरिंगोफेरिंक्स तो डिप्रेशन कॉल्ड एज द पीरिफॉर्म फोसा। जो लेटरल वाल होती है लेरिंगोफेरिंक्स की, इसमें डिप्रेशन ऐसा होता है, ऐसी करके जगह होती है यूं, इसको पेरिफॉर्म फोसा बोलते हैं, साइनस भी बोल देते हैं। इसके अंदर जब भी कभी फॉरेन पार्टिकल आता है अंदर, फॉरेन पार्टिकल हमेशा इसके अंदर ट्रैप हो जाता है अपने पेरिफॉर्म फोसा के अंदर। ये अपना हो गया फेरिंग्स के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रही है सारी की सारी बातें। मैं बताना तो आज कराना तो ज़्यादा चाहता था, लेकिन वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैंने आपको फेरिंग्स करवा दिया पूरा। फेरिंग्स की एक छोटी सी चीज़ रही है ब्लड सप्लाई, और एक चीज़ और है, वो जैसे फंक्शन है टोंसिल के और एडिनोइड के फंक्शन है, वो आपको खुद से पढ़ने हैं और याद करने हैं। नर्व सप्लाई मैं बता देता हूँ। नर्व सप्लाई इसकी किससे होती है? नर्व सप्लाई इसकी होती है फेरेंजियल प्लेक्सिस से। अपनी फेरिंग्स की है ना, फेरेंजियल प्लेक्सिस से होती है। अब इनके कुछ डिफरेंस हैं एडिनोइड के और अपने टोंसिल के। ये एडिनोइड के और टोंसिल के डिफरेंस बड़े आसान है, आप सब एक बार देखना, देखते ही समझ में आएगा, क्योंकि